चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज केमिस्ट्री के सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न बात करने वाले हैं, जो कि देखिए 2 और 3 नंबर में पूछे जाता है। ठीक है, बहुत ही प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण को व्याख्या दीजिए। देखिए यार 2 नंबर और 3 नंबर में फ्रेंड्स ये पूछे जाते हैं, बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसका आप लोग को सोल्यूशन भी बताते हैं। देखिए इसको उत्तर किया जाए किसी इलेक्ट्रोड क्रिया, जैसे कुछ इसमें क्या हमें क्या पूछ रहा है कि बस व्याख्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 2 नंबर आपको कितना बस लिखना है, इसको देखिए बस व्याख्या कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या करा है किसी इलेक्ट्रोड क्रिया, जैसे यम, देखिए यम क्या है आपका, ये कोई धातु हो गया ये, और इसके घाते यन है। ठीक है, तो यन क्या है आपका आयन है। ठीक है, जब एक क्रिया करता है तो कोई हमें एक धातु प्राप्त होती है, जैसे अब क्रिया दिया है, जब निम्नलिखित समीकरण में जब क्रिया होती है तो हमें क्या होता है, एक धातु प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए इसके लिए हमें क्या क्या सूत्र है और किसका क्या प्रयोग करना है। देखिए इसके लिए समीकरण निम्न है। देखिए जहाँ ई सेल, देखिए ई सेल बराबर मतलब जो निम्नलिखित समीकरण ई सेल बराबर क्या होता है, ई सेल, देखिए एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। देखिए ई सेल क्या होता है, ई नॉट सेल क्या होता है। ठीक है, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। जितने क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोग इतना जरूर तैयार करना, और आपको सारे मतलब मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे ही मैं बताता रहता हूँ। ठीक है भाई, देखिए ई सेल बराबर क्या होता है कि ई सेल नॉट माइनस 2.303 बटा के एन एफ आर टी लॉग यम। ठीक है, यम क्या है आपका धातु है, यम की घाते यन क्या है आपके, देखिए धातु में कोई आयन है। देखिए ये आपका समीकरण हो गया निम्नलिखित समीकरण का, यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था। अब देखिए आपको जो व्याख्या करना है, और व्याख्या में आपको देखिए क्या क्या बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए आपको जैसे व्याख्या में क्या बताना है कि ई सेल क्या हो गया, ई नॉट सेल क्या हो गया, एन क्या हो गया, आर क्या हो गया और टी क्या हो गया। देखिए फ्रेंड्स बहुत पेपर में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित समीकरण को व्याख्या कीजिए, तथा इसके व्याख्या का मतलब देखिए 2 और 3 नंबर में ही से हो गए, मतलब इसकी समीकरण लिखकर इसको हर एक का नाम लिखना। ठीक, देखिए आप लोग को बताएं, देखिए ई सेल क्या होता है कि इलेक्ट्रोड विभव होता है, जिसको हम ई सेल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ई नॉट सेल क्या होता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। ठीक है, इतना आप लोग क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे यन क्या होता है, देखिए इसमें यन भी था, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड की क्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यन क्या होता है मेरे भाई कि इलेक्ट्रोड क्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, इसमें देखिए आर क्या होता है, आर आपका देखिए गैस नियतांक है। ठीक है फ्रेंड्स, आर आपका क्या हो इसमें होता है, गैस नियतांक, जिसकी देखिए मान आपको फिक्स रहता है, जो पेपर के बैक साइड में दिया रहेगा। जहाँ टी क्या होता है, परमताप, और यह फैराडे का स्थिरांक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जितने सूत्र में आपको देखिए जो जो मान थे आपको सब कंप्लीट हो गया। यही देखिए आपके देखिए क्वेश्चन था और इसका ही सोल्यूशन था। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बस आप लोग देखिए वीडियो को लास्ट तक बनेंगे, आज क्लास बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको एक एक चीज़ में क्लियर कर दूंगा। देखिए उसी में एक मोस्ट महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत बार पूछा गया है और 2025 में भी आ सकता है, क्योंकि बहुत बार यह पूछा गया। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, देखिए इसके आंसर क्या हो जाएगा कि जब एक धातु को क्या करा है कि जब एक धातु को अपने क्या करा है फ्रेंड्स कि जब एक धातु को उसके अपने लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु के विलयन के सापेक्ष धातु के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या परिभाषा हो गया कि जब एक धातु को उसके, जब कोई एक धातु है उसको अपने लवण के, जो उसके मतलब कोई लवण है उसके विलयन में डुबाया जाता है, कोई एक धातु को किसी विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु के विलयन के सापेक्ष, जो धातु के देखिए विलयन के सापेक्ष क्या होता है, धातु के विभव हो जाता है। मतलब कि उसमें देखिए क्या, उसमें देखिए धारा उत्पन्न हो जाएगी। देखिए उसके जब सापेक्ष क्या हो जाएगी, धारा उत्पन्न हो जाएगा, मतलब एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको हम दूसरे शब्द में लिखा हूँ वो चीज़ आप लोग को देखिए बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसके दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं कि दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्ट के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए साफ आपको देखिए 2 नंबर बस इतना लिखना है, क्या लिख देना है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्ट के मध्य, देखिए इलेक्ट्रोड जो हो गया और वैद्युत अपघट्ट मतलब इसमें डुबाया गया है, उसके मध्य जो विभवांतर पर्याप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात ही एक है। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग है बट आप लोग कोई बात नहीं, इसको आप समझ गएंगे तो इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में जल मिलाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन है,
एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सॉरी एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा गया है। देखिए एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, आप लोग एकदम इसको तैयार कर लीजिएगा। मुझे 100% गारंटी कि देखिए इसी क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि हर एक सेट में देखने को मिले तो 2025 में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है इसका, चलिए हम आप लोग को आंसर बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए उसके आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा कि किसी विद्युत अपघट्ट के जली विलयन में जल मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी होने के कारण विशिष्ट चालकता घट जाती है। देखिए कहने का मतलब इसमें क्या था, जो प्रश्न में कि किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में जल मिलाने पर प्रति मतलब समझ रहे हैं, एक इकाई आयतन में आयनों की क्या होती है, इसमें संख्या क्या होती है, कमी हो जाती है। इसी कारण उसमें क्या हो जाता है, विशिष्ट चालकता का जो मान होता है क्या फ्रेंड्स, वो घट जाता है। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन था इसके सोल्यूशन है बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण, आप लोग बस इतना लिख देना, आपके देखिए 2 नंबर 3 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण है जो कि बहुत बार पूछा गया। देखिए अपक्रिया के विवेक से आप क्या समझते हैं। देखिए अपक्रिया का विवेक क्या होता है, जो कि एक अपने टॉपिक में बहुत ही लाजवाब यह प्रश्न है कि अपक्रिया के विवेक से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। चलिए हम बताते हैं कि अपक्रिया का विवेक क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कर रहा है कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है अपक्रिया का विवेक कहलाता है। कहने का मतलब कि वह समय जिसमें देखिए समय के साथ साथ अभिकारक सांद्रता का परिवर्तन मतलब कि बदलता रहता है। जो अभिकारक की जो सांद्रता होता है क्या होता है, बदलता होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया का हम विवेक कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके आगे भी आप लोग को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यदि मान लीजिए कि यदि सूक्ष्म अंतराल मतलब बहुत ही कम समय में अभिक्रिया का सांद्रण क्या है कि डी एक्स को हम बोल सकते हैं। देखिए डी आपको क्यों लगाया जाता है, मतलब कि बहुत ही कम समय में सूक्ष्म समय जिसको हम बोल सकते हैं, डी एक्स मूल उत्पाद परिवर्तित होता है तब अपक्रिया का वेग स्थिरांक देखिए क्या हो जाएगा, अपक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उस शर्त में डी एक्स बटा के डी टी हो जाएगा, मतलब कि बहुत ही कम समय में क्या हो जाएगा, यह अपक्रिया का वेग हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है कि अपक्रिया का वेग बराबर क्या होता है, डी एक्स बटा के डी टी। देखिए डी एक्स मतलब कि देखिए संदर्भ में परिवर्तन बटा के समय में परिवर्तन। ठीक है, देखिए आपका क्या था क्वेश्चन कि अपक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, इसका देखिए सोल्यूशन था, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि प्रथम कोट की अपक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए, जो कि देखिए 2023 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था, मान के चलिए कि बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण है। इससे देखिए आपको देखिए 4 चीज़ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग बस वीडियो को अगर लास्ट तक बने रहेंगे, इतना आप लोग देख लीजिए, इसके बाद आपको जो प्रश्न मतलब तैयार किए कोई बात नहीं, बट आप लोग इतना जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, देखिए प्रथम कोट की अपक्रिया के 4 प्रमुख आपको अभिलक्षण लिखना है, तो चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ। देखिए प्रथम कोट की अपक्रिया के निम्नलिखित मतलब लक्षण है, जैसे पहला हो गया। ठीक है, देखिए 4 बताना, तो देखिए पहला क्या करा है कि प्रथम कोट की अपक्रिया में अभिकारक पदार्थ का आधा सांद्रण परिवर्तित होने में लगने वाला समय अभिकारक पदार्थ के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इन अपक्रियाओं का अर्ध आयुकाल वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होते। देखिए कहने का मतलब कि देखिए प्रथम कोट की अपक्रिया में अभिकारक पदार्थ का आधा सांद्रण, जो अभिकारक पदार्थ का आधा सांद्रण परिवर्तित होने में लगने वाला समय अभिकारक पदार्थ के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इस अपक्रिया का अर्धायुकाल वेग स्थिरांक क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए ये पहला आपका देखिए इसका विलक्षण था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इतना देख लीजिए, इसका इसके साथ ले लीजिए भलो। इसके बाद में चलते हैं अगले दूसरे नंबर पर। देखिए दूसरा नंबर क्या कर रहा है कि प्रथम कोट की अपक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। ये भी बहुत जगह बहुविकल्प में भी पूछा जाता है कि प्रथम कोट की अपक्रिया में को पूर्ण होने में कितना समय लगता है, तो देखिए आपको विकल्प दिया रहेगा, मतलब कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, अनंत। ठीक है, तो इसके देखिए जो क्या दूसरी जो नियम क्या हो जाएगा, प्रथम कोट की अपक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 2 हो गया, आपको देखिए 2 बचा है, चलिए वो भी आप लोग को बताते हैं। फ्रेंड्स देखिए तीसरा क्या है कि प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए समाकलित विवेक समीकरण क्या होता है, जो कि देखिए बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण है कि प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए समाकलित विवेक समीकरण क्या होता है। देखिए आप लोग को मैं सूत्र लिख रहा हूँ, देखिए विवेक समीकरण इसके क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है 2.303 और बटा टी, इसके बाद क्या होता है लॉग
10 ए बटा के ए माइनस के यक्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो ए माइनस ए आपका क्या है, कोई भी मान सकते हैं जिसकी सांद्रता है, और ए माइनस यक्स क्या है कि मतलब कुछ समय बाद, मतलब कि कुछ अपक्रिया हो जा रही है, उसमें समय लग रहा है, उसकी यह क्या है, सांद्रता। देखिए प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक देखिए यही सूत्र है, के बराबर 2.303 बटा के टी और लॉग 10 ए माइनस के ए बटे के ए माइनस के यक्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तीसरा रूल था। चलिए हम चौथा रूल भी देखते हैं। देखिए इसमें आपको देखिए चार चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। देखिए ये भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। उसमें दिया रहेगा मोल इनवर्स और मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसी टाइप मतलब दिया जाएगा, लेकिन जो इसकी देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होता है कितना होता है, वह सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, देखिए आपको देखिए 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए हम चलते हैं छठवें क्वेश्चन पर। देखिए छठवां क्वेश्चन ये भी बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण है, जो डी और या ब्लॉक के चैप्टर से अभी बार बार पूछा जाता है। देखिए काकराय के संक्रमण तत्व क्या है, ठीक है, या संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं। या मान के चलिए कि फिक्स है, ये आपका फ्रेंड्स फिक्स है कि मतलब 100% डी और या ब्लॉक के चैप्टर से यह पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको आप लोग बता दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए संक्रमक तत्व क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है कि देखिए संक्रमण तत्व को हम डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। चलिए आप लोग को बताते हैं कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। देखिए ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक में भरते हैं, ठीक है, उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। कहने का मतलब कि जब कोई भी आप तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, देखिए आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो देखिए मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखा हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना अति आवश्यक है। ठीक है, ऐसे क्या करा है कि जब ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, डी, अगर उसमें वो प्रवेश कर गए तो कौन से हो जाएंगे, डी ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे, या उसको हम संक्रमण तत्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यही आपका देखिए बस 2 या 3 नंबर की सब प्रश्न हैं जो कि पेपर में बार बार आते रहते हैं, आप लोग छोड़ के चले जाते हैं, बट आप लोग को नहीं ऐसा करना है, आप लोग इतना जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो कि बाह्य उपकोश के डी कक्षक में भरते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। ठीक है, या उसको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण है, इसको देखिए बहुत ही मान के चलिए कि यह सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। ठीक है, देखिए संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक या आयन क्यों बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये भी बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं रंगीन यौगिक या आयन क्यों बनाते हैं। यह हर साल देखिए पूछे जाने वाला यह प्रश्न है। तो चलिए इसका आप लोग सोल्यूशन बताते हैं। देखिए संक्रमण तत्वों के अधिकांश यौगिक ठोस अवस्था में या जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। देखिए संक्रमण तत्व के जो मतलब का अधिकांश मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यौगिक क्या होते हैं, जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। जब इसको मतलब जल में इसको जब भिगोएंगे तो क्या हो जाते हैं, रंगीन, मतलब कुछ में रंग में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, अधिकांश मतलब बहुत ज़्यादा तत्व क्या होते हैं, वह रंगीन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं कि यह गुण यश तथा कि पी ब्लॉक के कक्षकों में भिन्न होता है। ठीक है, जो मतलब कि देखिए डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो क्या कर रहा है कि यश और पी ब्लॉक के कक्षकों से भिन्न होता है। देखिए संक्रमण तत्व के यौगिक और आयनों का रंगीन होना उनका एक विशिष्ट गुण है। देखिए संक्रमण तत्वों का यौगिक हो गया चाहे आयन हो गया, उनको अगर रंगीन होना है तो उनके एक विशिष्ट गुण है। देखिए क्या गुण है कि वे आयन अथवा यौगिक जिनमें धातु के n-1 अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि n-1 का मतलब कि अगर डी उपकोष में अपूर्ण भरते हैं। अगर क्या करा फ्रेंड्स कि अगर हम डी ब्लॉक के अगर तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विनाश करते हैं, क्योंकि वो रंगीन क्यों हो, देखिए वही चीज़ बता रहा है कि अगर हम डी ब्लॉक का अगर इलेक्ट्रॉनिक विनाश करते हैं, उसका जो अंतिम उपकोष डी ब्लॉक में भरता है वो भी क्या होता है, अपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अर्थात जिनमें डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसके अपूर्ण को हम क्या बोल सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोग क्लियर हुआ, वही प्राय रंगीन होते हैं। देखिए इतना क्वेश्चन के मतलब साफ कहने का मतलब कि जब हम डी ब्लॉक के तत्व मतलब रंगीन क्यों होते हैं, देखिए वही क्वेश्चन में पूछा गया था कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक या आयन क्यों बनाते हैं। देखिए क्यों बनाते हैं, क्योंकि देखिए जब हम संक्रमण तत्व को देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, वो मतलब कौन से तत्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जब उसके देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भर मतलब रहेंगे ही,
लेकिन ड्यू कुछ क्या क्या आपका रहेगा, अगर अपूर्ण रहेगा, अपूर्ण या इसको हम क्या बोल सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो क्या होगा, वह प्रायी रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बस आप लोग को इस क्वेश्चन बस इतना ही था। देखिए आज के लिए बस देखिए 7 क्वेश्चन था, और मतलब आगे चैप्टर आप लोग को देखिए सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न बता दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अगर अच्छा मेरा वीडियो लगा हो, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो जरूर एक लाइक कर दीजिए देखिए इसी मेहनत के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल भी रखा कीजिए।